खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? पहला क्वेश्चन है। सही आंसर है 1918। 15 मार्च 1918 ईस्वी को अहमदाबाद मिल मजदूरों की मांग के समर्थन में गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक साधन के रूप में सत्याग्रह के अंतर्गत अपनाया था। इसके पश्चात 22 मार्च 1918 को गुजरात में खेड़ा क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया। गांधी जी ने लगान न देने का सुझाव देकर आंदोलन को सफल बनाया। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल एवं इंदु लाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 2 है 1919 के अंत में भारत में डैश सुधार की घोषणा की गई थी। 1919 के अंत में भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी। ब्रिटिश संसद ने 1919 में भारत के औपनिवेशिक प्रशासन के लिए नया विधान बनाया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से लागू किया गया। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड वायसराय थे। सरकार का दावा था कि अधिनियम की विशेषता उत्तरदायी शासन की प्रगति है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल के 1905 में विभाजन विरोधी आंदोलन का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नेता इसका एक हिस्सा नहीं था? बंगाल के 1905 में विभाजन विरोधी आंदोलन का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नेता इसका एक हिस्सा नहीं था? तो सही आंसर है एनी बेसेंट। कृष्ण कुमार मित्र, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और पृथ्वी चंद्र राय थे। 16 अक्टूबर 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के आदेश पर बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन प्रभावी हुआ। विभाजन का आधिकारिक औचित्य प्रशासनिक सुविधा थी, लेकिन असली मंशा लोगों में सांप्रदायिक दरार पैदा करके बढ़ती राष्ट्रवादी भावना को कमजोर करना था। ब्रिटिश सरकार ने जनवरी 1905 में बंगाल विभाजन की योजना की घोषणा की। विभाजन की योजना के खिलाफ व्यापक आंदोलन हुआ। एनी बेसेंट बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का हिस्सा नहीं थी, जबकि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र तथा पृथ्वी चंद्र राय ने बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। एनी बेसेंट का इनसे कोई संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का हिस्सा नहीं था? निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का हिस्सा कौन नहीं था? तो महारानी गायत्री देवी नहीं थी, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और नाना साहब थे। महारानी गायत्री देवी कूच बिहार की राजकुमारी थी, जिनका जन्म 1919 ईस्वी में लंदन में हुआ था। बाद में गायत्री देवी जयपुर की महारानी बनी। इन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए 1943 ईस्वी में जयपुर में पहला पब्लिक स्कूल प्रारंभ किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया, लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1917 में लेनिन फिनलैंड से रूस पहुंचे और उन्होंने अपना डैश जारी किया, जिसमें उन्होंने सोवियत संघ को सारी शक्ति का नया नारा दिया। सही आंसर है अप्रैल थीसिस। 1917 में लेनिन जो थे वो फिनलैंड से रूस पहुंचे और उन्होंने अपना अप्रैल थीसिस जारी किया, जिसमें उन्होंने सोवियत संघ को सारी शक्ति का नया नारा दिया। 1917 ईस्वी में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन फिनलैंड से रूस लौट आए और बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन तीनों मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। लेनिन ने यह भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में सही है? सही आंसर है 1 और 2। यह हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित है और योजना कृषि पर केंद्रित थी। इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। ये स्टेटमेंट गलत है। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से शुरू हुई थी और 1956 तक चली। यह हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी और यह योजना कृषि पर केंद्रित थी। इसमें 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम
और राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रांतिकारियों द्वारा रूसी एकतंत्र पर हमला किस वर्ष में किया गया था? क्रांतिकारियों द्वारा रूसी एकतंत्र पर हमला किस वर्ष में किया गया था? तो सही आंसर है इसका सी में क्या दिया हुआ है? सी में 1905। तो क्रांतिकारियों द्वारा रूसी एकतंत्र पर हमला किस वर्ष किया गया था? तो 1905 में किया गया था। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक रूसी क्रांतिकारी आंदोलन जनसाधारण पर आधारित आंदोलन बन गया, जिसमें मजदूरों व किसानों ने निर्णायक व निश्चित भूमिका निभाई। एक तंत्रीय सत्ता पर पहला प्रमुख हमला 1905 में हुआ था। इसे 1905 की क्रांति या 1917 की क्रांति के ड्रेस रिहर्सल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश पंचवर्षीय योजना 1961 में पारित की गई थी। डैश पंचवर्षीय यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में पारित की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक रहा। तृतीय योजना ने अपना लक्ष्य आत्मनिर्भर एवं स्वयं स्फूर्ति अर्थव्यवस्था की स्थापना करना रखा। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। साथ साथ इस योजना ने बुनियादी उद्योगों के विकास पर भी पर्याप्त बल दिया तथा तीव्र आर्थिक विकास को लगभग समान महत्व दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, किंग लुई 16वें ने किस वर्ष में यह घोषणा की थी कि वह स्टेट्स जनरलों का समाधान करेंगे? किंग लुई 16 ने किस वर्ष में यह घोषणा की थी कि वह स्टेट्स जनरलों का समाधान करेंगे? तो सही आंसर है 1788। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में गहन राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल की अवधि थी जो 1788 में स्टेट्स जनरल के साथ शुरू हुई और नवंबर 1799 में फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास की नींव के साथ समाप्त हुई। फ्रांस की वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए राजा लुई 16 ने 1788 में स्टेट्स जनरल की एक सभा बुलाई। स्टेट्स जनरल को 3 समूहों में विभाजित किया गया था। पहला पादरी या चर्च के नेता, दूसरा कुलीन और तीसरा आम आदमी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस वर्ष में 47 में रेजिमेंट के सिपाहियों ने भारत से बर्मा जाने के लिए मना कर दिया था? किस वर्ष में 47 रेजिमेंट के सिपाहियों ने भारत से बर्मा जाने के लिए मना कर दिया था? तो सही आंसर है 1824 में। 19वीं सदी के मध्य में बंगाल की सेना में ऊंची जातियों का ही वर्चस्व था। धार्मिक विरोध सबसे पहले 1824 में उभरा जब बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट को बर्मा जाने का आदेश दिया गया। हिंदुओं के लिए समुद्र पार करने का मतलब था उनका धर्म नष्ट होना, इसलिए सिपाहियों ने जाने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस ने डैश में विद्रोही उपनिवेशवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान की? सही आंसर है अमेरिकी युद्ध स्वतंत्रता। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस ने अमेरिकी युद्ध स्वतंत्रता में विद्रोही उपनिवेशवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान की। 18वीं शताब्दी के अंत में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 ईस्वी में शुरू हुई थी। फ्रांस युद्ध में खुले रूप से शामिल हो जाने से उपनिवेशों के पक्ष में पलड़ा भारी हो गया तथा फ्रांस ने इस युद्ध में विद्रोही उपनिवेशवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान की थी और इस क्रांति ने पूरे यूरोप में उपनिवेशवाद विरोधी क्रांतिकारियों को नया जीवन दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल का पहला खंड रूस में डैश में प्रकाशित किया गया था? कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल का पहला खंड रूसी में 1870 में प्रकाशित किया गया था। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 की दास कैपिटल का प्रथम वॉल्यूम सितंबर 1867 ईस्वी को जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था। 1867 में जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था, जबकि दास कैपिटल का पहला खंड प्रथम वॉल्यूम विदेशी भाषा का अनुवाद है वो 1870 ईस्वी में रूसी में प्रकाशित हुआ था। दास कैपिटल का एक उत्कृष्ट रूसी अनुवाद 1870 के बसंत में सामने आया था। 1872 में पहला फ्रेंच संस्करण प्रकाशित हुआ था। जर्मन भाषा में 1867 में, रूसी भाषा में 1870 में और फ्रेंच संस्करण 1872 में आया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, लुई 16 के लिए फ्रांस में किसने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया? लुई 16 के लिए फ्रांस में किसने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया? सही आंसर है जैक्स नेकर। लुई 16वां के राजत्व काल में आर्थिक परेशानियां बहुत बढ़ गईं। इस स्थिति को सुधारने के लिए पहले तुर्जो नामक व्यक्ति को सम्राट ने अपना वित्त
वित्त मंत्री यानी अर्थमंत्री बनाया, लेकिन स्थिति न सुधरने के कारण इसे बर्खास्त कर जैक्स नेकर को अपना वित्त मंत्री बनाया। फिर भी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। लुईस ओलोहा ने स्टेटस जनरल की सभा बुलाने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1830 के मध्य में डैश मशीन उत्पादन के केंद्र के रूप में उभरा। 1830 के मध्य में बर्लिन मशीन उत्पादन के केंद्र के रूप में उभरा। औद्योगिक क्रांति शब्द का इस्तेमाल यूरोपीय विद्वानों फ्रांस में जॉर्जेस मिशेल तथा जर्मनी में फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा किया गया था। ब्रिटिश लौह उद्योग ने 1800 से 1830 के बीच अपने उत्पादन को चौपट कर दिया था, जबकि वही जर्मनी के एक शहर बर्लिन 1830 के मध्य में मशीन उत्पादन के केंद्र के रूप में उभर रहा था। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1804 नेपोलियन कोड में निम्नलिखित में से कौन सा कोड शामिल था? 1804, एक सेकेंड फिर से पढ़ देती हूँ क्वेश्चन। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 14 को फिर से पढ़ रही हूँ। 1830 के मध्य में बर्लिन मशीन उत्पादन के केंद्र के रूप में उभरा। तो इसका सही आंसर है बर्लिन। औद्योगिक क्रांति शब्द का इस्तेमाल यूरोपीय विद्वानों फ्रांस में जॉर्जेस मिशेल तथा जर्मनी में फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा किया गया था। ब्रिटिश लौह उद्योग ने 1800 से 1830 के बीच अपने उत्पादन को चौपट कर दिया था, जबकि वही जर्मनी के एक शहर बर्लिन 1830 के मध्य में मशीन उत्पादन के केंद्र के रूप में उभर रहा था। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 1804 नेपोलियन कोड में निम्नलिखित में से कौन सा कोड शामिल था? 1804 नेपोलियन कोड में निम्नलिखित में से कौन सा कोड शामिल था? सही आंसर है नागरिक संहिता। केवल एक, नागरिक संहिता। आपराधिक प्रक्रिया संहिता नहीं था, केवल नागरिक संहिता। नेपोलियन कोड 1804 ईस्वी में लागू कर दिया गया। नेपोलियन कोड में क्रांति की उपलब्धियों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। क्रांति में मूलभूत सिद्धांतों में से एक कानून की नज़र में सभी नागरिकों का समान होना को बरकरार रखा गया। कोड ने सारे देश के लिए एक समान कानून, धार्मिक स्वतंत्रता तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, रूसी मजदूर वर्ग का आंदोलन डैश के खिलाफ था। रूसी मजदूर वर्ग का आंदोलन डैश के खिलाफ था। तो एक तंत्र के खिलाफ था, कट्टर लोकतंत्र के खिलाफ था। तो इसका सही आंसर है डी माने केवल वन, एक तंत्र के खिलाफ था। तो रूसी मजदूर वर्ग का आंदोलन एक तंत्र के खिलाफ था। सही आंसर है इसका डी, केवल वन। रूस में 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ में 3 राजनीतिक पार्टियां लगभग एक साथ स्थापित हुई। यह देश में बढ़ते हुए असंतोष का एकमात्र प्रमाण था। 1905 ईस्वी की क्रांति से श्रमिक वर्गों मजदूर वर्ग में एक तंत्र के प्रति असंतोष काफी बढ़ गया था। यह मजदूर आंदोलन शासन तंत्र एक तंत्र के खिलाफ था। सेंट पीटर्सबर्ग में रविवार के दिन काफी भीड़ इकट्ठा हो गई तथा फौज को भीड़ रोकने का आदेश दे दिए गए। गोलियां चली और सैकड़ों लोग मारे गए। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस चरमपंथी नेता को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है? किस चरमपंथी नेता को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के गर्म व उग्रवादी चरमपंथी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक महत्वपूर्ण थे। तिलक ने अपनी शिक्षा बम्बई से प्राप्त की थी। 1879 ईस्वी में उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री प्राप्त की। आगे चलकर 1884 में उन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की तथा स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम तिलक ने ही दिया था। तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली थी। इन्होंने 1893 में गणेश उत्सव तथा 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था और 1916 ईस्वी में अप्रैल में होम रूल आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, रूसी क्रांति के संदर्भ में पूंजीवादी किसानों को डैश के रूप में भी जाना जाता है। रूसी क्रांति के संदर्भ में पूंजीवादी किसानों को डैश के रूप में भी जाना जाता है। सही आंसर है कुलाक्स। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति एक खूनी क्रांति थी।
यह रूस के इतिहास में साम्यवादी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। रूस के कृषकों को करों के भारी बोझ का सामना करना पड़ा था। सामंत जबरन बेगार कराते थे। पूंजीवादी किसानों को कुलाक्स के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश आयोग ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की थी। हंटर आयोग ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन को हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा हुई, जिसके बाद दबाव में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मोंटेग्यू ने 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने पर 1920 में ब्रिगेडियर जनरल डायर को पदोन्नत करके कर्नल बना दिया गया था और अग्रणी सूची में रखा गया। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है वह आर्थिक रूप से अस्थिर था, सही है। इसका तीसरे एस्टेट से प्रतिरोध था, ये भी सही है कि इसका तीसरे स्टेट से प्रतिरोध था। यह कृषि अधिशेष था, ये गलत है। तो सही आंसर है 1 और 2। फ्रांसीसी क्रांति 1789-1799 फ्रांस के इतिहास की राजनैतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी। क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी से हटा दिया गया और एक गणतंत्र की स्थापना हुई। 14वें लुई ने जिस शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण किया था उसके उत्तराधिकारी लुई 15वां एवं 16वां पूर्णतः अयोग्य थे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध एवं सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लेकर देश की आर्थिक स्थिति को भारी क्षति पहुंचाई। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों स्टेट्स में विभक्त था। प्रथम स्टेट्स में पादरी वर्ग, द्वितीय में कुलीन वर्ग, तृतीय स्टेट में जनसाधारण वर्ग शामिल था। पादरी एवं कुलीन वर्ग व्यापक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, जबकि जनसाधारण अधिकार विहीन था। अतः कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। भाग 2 है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागरीय धारा है? कौन गर्म महासागरीय धारा है? तो पेरू धारा तो ठंडी है, पेरू का ही नाम हम्बोल्ट है, तो ये तो ठंडी जल धारा है। एल नीनो जो धारा है वह गर्म महासागरीय धारा है। एल नीनो धारा गर्म महासागरीय धारा है, तो केवल सेकंड। पेरू धारा या हम्बोल्ट की धारा एक ठंडी महासागरीय धारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। अतः कथन 1 गलत है। एल नीनो की धारा गर्म महासागरीय धारा है। इसे विपरीत धारा काउंटर करंट भी कहते हैं, जो पेरू के तट के पश्चिम में उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। अतः कथन 2 सही है, इसलिए विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर टी, आरोही या अवरोही हवा के तापमान के परिवर्तन को डैश कहा जाता है? आरोही या अवरोही हवा के तापमान के परिवर्तन को रुद्धोष्म ह्रास दर कहा जाता है। जब किसी आरोही या अवरोही वायु में बिना बाह्य ऊष्मा के निष्कासन एवं प्राप्ति के तापमान में परिवर्तन हो, तब इस प्रक्रिया को रुद्धोष्म ह्रास दर एडियाबैटिक लैप्स रेट कहते हैं। वायु के तापमान में होने वाले ऐसे परिवर्तनों का मूल कारण आरोही अथवा अवरोही वायु का प्रसरण एवं संकुचन होता है। वायु के आरोहण एवं अवरोहण के समय शुष्क रुद्धोष्म तापह्रास दर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी के भीतर निचले मेंटल तथा बाह्य क्रोड के बीच प्रस्तुत असांतत्य को डैश कहा जाता है? पृथ्वी के भीतर निचले मेंटल तथा बाह्य क्रोड के बीच प्रस्तुत असांतत्य को क्या कहा जाता है? गुटेनबर्ग असांतत्य। असांतत्य माने डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्रस्ट, मेंटल तथा क्रोड में बांटा गया है। क्रस्ट ठोस पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग है। क्रस्ट के पश्चात 2900 किलोमीटर तक मेंटल का विस्तार है तथा 2900 से 6371 किलोमीटर तक भाग क्रोड कहलाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में निम्नलिखित असंबद्धताएं असंतात्य पाई जाती हैं। कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है? पहला है कोरनाड असंतात्य, कोरनाड डिसकंटिन्यूटी।
ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के मध्य मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी, निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के मध्य रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी, ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के मध्य गुटनबर्ग अमान्य डिस्कंटिन्यूटी, निचली मेंटल तथा बाह्य के मध्य, और लेहमैन जो डिस्कंटिन्यूटी है वह बाह्य एवं आंतरिक क्रोड के मध्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान मशरूम के आकार की होती है? कौन सी जो आग्नेय चट्टान है वह मशरूम के आकार की होती है? सही आंसर है लेकोलिथ। लेकोलिथ। आग्नेय चट्टानों का निर्माण तरल मैग्मा एवं लावा के जमने से होता है। उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय चट्टान बाह्य जैसे बेसाल्ट गैब्रो निर्मित तथा अंतर्निर्मित जैसे बैथोलिथ लेकोलिथ दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। आग्नेय चट्टान के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं। बैथोलिथ। बैथोलिथ यदि मैग्मा का बड़ा पिंड ऊपर पट्टी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद नुमा आकार में विकसित हो जाता है। अनच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही यह धरातल पर प्रकट हो जाते हैं। तो जो बैथोलिक होता है, यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर पट्टी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह गुंबद नुमा आकार में विकसित हो जाता है। अनच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही यह धरातल पर प्रकट हो जाते हैं। लेकोलिथ। यह गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जो मशरूम के आकार के होते हैं, जिनका तल समतल एवं पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। डाइक। डाइक क्या है? लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर होता है और इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार नुमा संरचना बनती है जिसे डाइक कहते हैं। लेपोलिथ। लेपोलिथ ऊपर उठते लावा के कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यदि यह तस्तरी के आकार में जम जाए तो यह लेपोलिथ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो सही आंसर है नाइट्रोजन। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की है। वायुमंडल में गैसों की प्रतिशत मात्रा इस प्रकार है: नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, मीथेन 0.00017%। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैगनर के महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वैगनर के महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है, यह सिद्धांत पूर्व कार्बोनिफेरस काल से शुरू होता है, तो ये तो गलत है। दूसरा है, सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के प्रमुख जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करता था, तो ये सही है। सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में प्रमुख जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना था, तो केवल दूसरा कथन सही है। वैगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक विशाल महाद्वीपीय भूखंड के रूप में संलग्न था जिसे पैंजिया कहा गया तथा पैंजिया चारों ओर से जलीय भाग से घिरा था जिसे पैंथालासा कहा गया। लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व पैंजिया लॉरेशिया एवं गोंडवाना में विभक्त हुआ। इस प्रकार वैगनर के सिद्धांत का कार्यान्वयन कार्बोनिफेरस युग से शुरू होता है, न कि पूर्व कार्बोनिफेरस, अतः कथन 1 गलत है। क्वेश्चन नंबर आगे भी और है, वैगनर एक जलवायु शास्त्री थे तथा इनके प्रमुख उद्देश्यों में से एक पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में प्रमुख जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश पहली क्रांति है जो समाजवादी आदर्शों पर आधारित थी? रूसी क्रांति पहली क्रांति है जो समाजवादी आदर्शों पर आधारित थी। 1917 की रूसी क्रांति 20वीं सदी के विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना का प्रचार कर यूरोप के जनजीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया था। रूसी क्रांति की व्यापकता अब तक की सबसे राजनीतिक घटनाओं की तुलना में बहुत विस्तृत थी। इसमें केवल निरंकुश एकतंत्रीय स्वेच्छाचारी जारशाही शासन का ही अंत नहीं किया, बल्कि कुलीन जमींदारों, सामंतों, पूंजीपतियों आदि की आर्थिक और सामाजिक सत्ता को समाप्त करते हुए विश्व में
मजदूर एवं किसानों की प्रथम सत्ता स्थापित किया। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा को मूर्त रूप पहली बार रूसी क्रांति ने प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है बोल्शेविक बोल्शेविक सरकार ने मार्च 1918 में जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि पर हस्ताक्षर किए और युद्ध से बाहर हो गए। तो बोल्शेविक सरकार ने मार्च 1918 में जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि पर हस्ताक्षर किए और युद्ध से बाहर हो गए। 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया और जर्मनी के साथ उसे एक पृथक संधि करनी पड़ी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि एक आरोपित संधि थी जिसके माध्यम से जर्मनी ने बोल्शेविक रूस पर वैसा ही अत्याचार किया जैसा कि बाद में वर्साय संधि ने इसके साथ किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है निष्क्रिय मालिकों और कामकाजी उद्योगपतियों में समाज का विश्लेषण किसने किया? निष्क्रिय मालिकों और कामकाजी उद्योगपतियों में समाज का विश्लेषण किसने किया? सही आंसर है हेनरी डी सेंट साइमोन। निष्क्रिय मालिकों और कामकाजी उद्योगपतियों में समाज का विश्लेषण हेनरी डी सेंट साइमोन ने किया। क्वेश्चन नंबर 10 है द्वितीय विश्व युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सही है? द्वितीय विश्व युद्ध में से कौन सा गठबंधन सही है? तो दोनों सही है। ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, यूएसए, जर्मनी, इटली और जापान, ये सब तीन एक साथ थे, ये तीन एक साथ थे। चार लोग ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और यूएसए एक साथ थे। जर्मनी, इटली, जापान एक साथ था। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से 1945 के बीच होने वाला एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। इस युद्ध में दो प्रमुख प्रतिद्वंदी गुट ध्रुवीय शक्तियां जर्मनी, इटली और जापान तथा मित्र राष्ट्र फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन शामिल थे। इसमें लगभग 100 मिलियन लोग शामिल हुए थे और 50 मिलियन लोग दुनिया की आबादी का लगभग 3% मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ प्रमुख कारण निम्न थे। वर्साय संधि की कठोर शर्तें, आर्थिक मंदी, तुष्टीकरण की नीति, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय। क्वेश्चन नंबर 11 है किस विचारधारा में लोकतंत्र को एक डिकेइंग कोर्प्स के रूप में वर्णित किया गया है? किस विचारधारा में लोकतंत्र को एक डिकेइंग कोर्प्स के रूप में वर्णित किया गया है? सही आंसर है फैसिस्टवाद। फांसीवाद शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द फेस्कियो से हुई है। इसका अर्थ है लड़कियों का बांधा हुआ गट्ठर। लड़कियों नहीं, लकड़ियों का बांधा हुआ गट्ठर। ठीक है, फिर से पढ़ देती हूँ। फांसीवाद शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द फास्कियो से हुई है। इसका अर्थ है लकड़ियों का बांधा हुआ गट्ठर। मुसोलिनी ने फांसीवाद का विकास किया और इसे अपने दल की विचारधारा बनाए रखा। उसने उदारवाद, लोकतंत्र, साम्यवाद, व्यक्तिवाद का विरोध किया। निरंकुशवाद, उग्र राष्ट्रवाद, युद्धवाद, सर्वाधिकारवाद तथा पूंजीवाद का समर्थन किया। इसलिए फांसीवाद से एक ऐसी व्यवस्था का बोध होता है जो लोकतंत्र तथा उदारवाद का प्रबल विरोध करती है और उग्र राष्ट्रवाद, युद्धवाद, पूंजीवाद तथा सर्वसत्ताधिकारवाद का समर्थन करती है। अतः फांसीवाद विचारधारा में लोकतंत्र का क्षय हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है संयुक्त राष्ट्र के किस अनुच्छेद का उद्देश्य उच्च जीवन स्तर है? संयुक्त राष्ट्र के किस अनुच्छेद का उद्देश्य उच्च जीवन स्तर है? सही आंसर है अनुच्छेद 55। संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुच्छेद 55 के अनुसार समान अधिकारों और लोगों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत के सम्मान के आधार पर राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए आवश्यक स्थिरता और कल्याण की स्थितियों के निर्माण की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित को बढ़ावा देगा। उच्च जीवन स्तर, पूर्ण रोजगार और आर्थिक सामाजिक प्रगति और विकास की शर्तें, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और संबंधित समस्याओं का समाधान और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति और शैक्षिक सहयोग तथा जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना सभी के लिए मानव अधिकारों, मौलिक स्वतंत्रता के लिए सार्वभौमिक समान और पालन। क्वेश्चन नंबर 13 है समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को डैश कहा जाता है? समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहा जाता है? समुद्री भृगु कहा जाता है। केवल एक बैरियर द्वीप नहीं कहा जाता। सागरीय तरंगों के अपरदन द्वारा उत्पन्न समुद्री भृगु सागर तटीय दृश्यावली का स्थल रूप है।
जब तटीय मैदान के बलुआ तट पर तरंगे अपने अपर्दन द्वारा चट्टान के नीचे वाले भाग पर प्रहार करके काटती हैं, जिसे तट का भाग सीधा ऊर्ध्वाधर यानी सीधा माने वर्टिकल ऊर्ध्वाधर खड़ा हो जाता है, परिणाम स्वरूप समुद्री भृगु यानी सी क्लिफ्स का निर्माण होता है। सी क्लिफ्स यानी समुद्री भृगु लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटीय भाग होते हैं। अतः कथन 1 सही है। बैरियर द्वीप क्या होता है? बैरियर द्वीप लहरों का निर्माण सागरीय लहरों एवं हवाओं द्वारा तट के समानांतर रेत एवं तलछट के जमाव से होता है। बैरियर द्वीप नदी के डेल्टा के पास एवं कम विवर्तनिक गतिविधि वाले क्षेत्रों में तथा अपेक्षाकृत समतल तटीय क्षेत्रों में बनते हैं। ये द्वीप ऊर्ध्वाधर ऊंचे उठे भाग नहीं होते हैं, अतः कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, फांसीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फांसीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक कथन सही है। यह उदारवाद, लोकतंत्र और मार्क्सवादी समाजवाद विचारधारा की अस्वीकृति पर आधारित एक क्रांतिकारी आंदोलन है। तो जो फांसीवाद था वह क्या था? एक उदारवाद, लोकतंत्र और मार्क्सवादी समाजवाद विचारधारा की अस्वीकृति पर आधारित एक क्रांतिकारी आंदोलन है। फांसीवादियों ने इटली में सरकार के पिछले स्वरूप का पूरा समर्थन किया था, गलत है। फांसीवादी एक राजनीतिक विचारधारा है जिसका उदय मुसोलिनी द्वारा इटली को प्राचीन रोमन साम्राज्य की तरह पुनः महान बनाने की भूख के साथ हुआ। फांसीवाद मुख्यतः अति राष्ट्रवाद पर आधारित है, जिसका ध्यान लोगों को नियंत्रित करने के लिए सैन्य शक्ति के प्रयोग पर केंद्रित है। यह सैन्य आदर्शों पर आधारित है। इसमें साहस, आज्ञाकारिता, अनुशासन और शारीरिक दक्षता सम्मिलित है। फांसीवाद उदारवाद, लोकतंत्र और मार्क्सवादी समाजवाद के परिव्यजन पर आधारित एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में सामने आया, तथापि यह रूढ़िवादी सत्तावादी समूहों से भिन्न था। क्वेश्चन नंबर 15 है, 14 सूत्री कार्यक्रम द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो किसके द्वारा 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तावित किया था? वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी परास्त हो चुका था और फ्रांस विजेताओं की कतार में खड़ा था। युद्ध की समाप्ति पर युद्ध विराम की संधियों पर हस्ताक्षर करते हुए फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। पेरिस के इस सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट विल्सन एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि थे, जिन्होंने अपना 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अपने 14 सूत्रों में से एक सूत्र में कहा था कि छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को समान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक अखंडता का आश्वासन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। इस प्रकार विल्सन महोदय ने एक शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना पर बल दिया था। वस्तुतः विल्सन ने 14 सूत्रों के आधार पर ही प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था। इसी आधार पर 10 जनवरी 1920 ईस्वी को राष्ट्रसंघ की विधिवत स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 16 है, समाज के उदारवादी दृष्टिकोण के जनक कौन थे? सही आंसर है जॉन लॉक। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित एक आधुनिक विचारधारा है तथा इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति को अपना मार्ग स्वयं चुनने के लिए छोड़ देना चाहिए। इस विचारधारा में व्यक्ति की संपत्ति और स्वतंत्रता संबंधी अधिकार को विशेष महत्व दिया गया है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। जॉन लॉक के अनुसार राज्य का निर्माण जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति की सुरक्षा हेतु किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल चट्टानों में एक दोष का घटक नहीं है? सही आंसर है एंटीक्लिनल एक्सिस। क्रिस्टल चट्टानों में एक दोष का घटक एंटीक्लिनल एक्सिस नहीं है। अपनति और अभिनति के आधार पर एंटीक्लिनल एक्सिस और सिक्लाइन एक्सिस दो प्रकार के वलन अक्ष होते हैं। वलन के मध्य में स्थित कल्पित तल को अक्षीय तल एक्सियल प्लेन कहते हैं। क्रिस्टल चट्टानों में एक दोष का घटक एंटीक्लिनल एक्सिस नहीं है। निम्नलिखित में से सूर्यातप को वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं?
पहला है सूर्य की किरणें की कोण की स्थिति, दूसरा है दिन की अवधि और तीसरा है सूर्य कलंक। तो सही आंसर है 1, 2, 3 तीनों। सूर्य की किरणों की कोणीय स्थिति, दिन की अवधि और सूर्य कलंक। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं, जो पृथ्वी एवं वायुमंडल की ऊष्मा का प्रधान स्रोत है। सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं सूर्य की किरणों का कोण, दिन की अवधि, सौर कलंक, पृथ्वी से सूर्य की दूरी आदि। क्वेश्चन नंबर 19 है, जापान में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को डैश कहा जाता है। जापान में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफू कहा जाता है। जापान में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है। सामान्यतः चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं, जिसमें वायु दाब केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता जाता है। परिणामस्वरूप पवनें परिधि क्षेत्र से केंद्र की ओर संचरित होती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। अटलांटिक महासागर, कैरेबियन समुद्र, मैक्सिको की खाड़ी के क्षेत्र में इन चक्रवातों को हरिकेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनन्य स्वायत्त एजेंसियां नहीं, पर्यावरण पर कार्रवाई की शुरुआत डैश में शुरू हुई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अन्य स्वायत्त एजेंसियां नहीं, पर्यावरण पर कार्रवाई की शुरुआत कब हुई थी? तो सही आंसर है इसका, सही आंसर है 1947 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण पर कार्रवाई की शुरुआत 1947 में हुई, जब स्विस लीग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर ने ब्रूनन, स्विट्जरलैंड में पर्यावरण के संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसके बाद 1948 में IUCN की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोहा और इस्पात उत्पादन क्षेत्र नहीं है? कौन भारत में लोहा और इस्पात उत्पादन क्षेत्र नहीं है? तो कानपुर नहीं है, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर है। कानपुर में लोहा इस्पात उत्पादन क्षेत्र नहीं है। यह शहर चमड़ा और कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है। स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-57 में विदेशी सहयोग से 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। ये संयंत्र हैं राउरकेला, जो उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से 1959 में स्थापित हुआ, तथा भिलाई संयंत्र, जो रूस के सहयोग से 1959 में छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ। साथ ही दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से 1962 में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में उत्तर पूर्वी मानसून में डैश शामिल होते हैं। भारत में उत्तर पूर्व मानसून में गर्म मौसम शामिल होता है। तो गर्म मौसम शामिल होता है, बारिश का मौसम नहीं होगा। उत्तर पूर्व मानसून को भारत में मानसून का निवर्तन एवं लौटता हुआ मानसून की संज्ञा दी जाती है। भारत में उत्तर पूर्वी मानसून की सक्रियता सामान्यतः अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। इसमें हवाएं शुष्क एवं वर्षा नगण्य होने के कारण यह गर्म मौसमी दशाएं विकसित करता है। तो हवाएं कैसी होती हैं? शुष्क होती हैं। वर्षा नगण्य होने के कारण यह गर्म मौसमी दशाएं विकसित करता है। अतः कथन 1 सही है। उत्तर पूर्वी मानसून की शुष्क हवाएं बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती हैं। भारत में बारिश का मौसम दक्षिण पश्चिम मानसून के आने से शुरू होता है, न कि उत्तर पूर्वी मानसून से। अतः कथन सेकंड गलत है, इसलिए विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल एक वाणिज्यिक फसल के रूप में उगाया जाता है? तो हरियाणा में भी उगाया जाता है, पंजाब में भी उगाया जाता है वाणिज्यिक फसल के रूप में। उड़ीसा में नहीं उगाया जाता। चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है, जिसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान एवं 150 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा तथा दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। भारत में चावल जो है खाद्यान्न फसल के रूप में उगाया जाता है, परंतु पंजाब एवं हरियाणा में चावल की कृषि वाणिज्यिक फसल के रूप में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है? सही आंसर है मोलिंगला दर्रा, मंगशा धूरा दर्रा, लिपुलेख दर्रा। मोलिंगला दर्रा, मंगशा धूरा दर्रा, लिपुलेख दर्रा। प्रश्न के दिए गए 3 दर्रे उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ते हैं, जिनका विवरण निम्न है। पहला, मुलिंगला दर्रा गंगोत्री के उत्तर में महान हिमालय में स्थित है, जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। यह सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है। मंगशाधुरा दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है तथा मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्री इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। मंगशाधुरा दर्रा से मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्री इसी रास्ते से गुजरते हैं। लिपुलेख दर्रा, जो लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में स्थित है, यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित मापने के पैमानों में से कौन सा
भूकंप की तीव्रता तथा गंभीरता को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो सही आंसर है सैफिर सिम्पसन स्केल। सैफिर सिम्पसन स्केल भूकंप की तीव्रता तथा गंभीरता को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सॉरी, इसका सही आंसर है सी, केवल वन, मार्केली स्केल। मार्केली स्केल, केवल वन, मर्केली स्केल। जब बाह्य एवं अंतर्जातीय कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न होती है तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप से आघात की गहनता और तीव्रता को निर्धारित करने के लिए मर्केली स्केल का प्रयोग किया जाता है। अतः कथन वन सही है। सैफिर जो सिम्पसन स्केल है एक रेटिंग प्रणाली है जो हरिकेन तूफानों को उनकी हवा की गति के आधार पर वर्गीकृत करता है। जो सैफिर सिम्पसन स्केल है इसके बारे में पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। ये किस लिए है? ये हरिकेन तूफानों की रेटिंग प्रणाली उनकी हवा की गति के आधार पर उसका वर्गीकृत करती है। अतः कथन सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पे भूकंप की तीव्रता और गंभीरता को मापने के लिए मर्केली स्केल और जो हरिकेन तूफानों की गति को नापने के लिए सैफिर सिम्पसन स्केल का मापन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है शुष्क कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शुष्क कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर है सेकंड और थर्ड, बी। तो शुष्क कृषि के संदर्भ में जो पहला दिया वो गलत है कि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों की खेती, ये गलत है। सेकंड सही है, इस खेती में मक्का और बाजरा जैसे अनाज उगाए जाते हैं। तो शुष्क जो कृषि होती है उसमें मक्का और अनाज, बाजरा जैसे अनाज उगाए जाते हैं। शुष्क कृषि क्षेत्र मृदा अपरदन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। जो शुष्क कृषि क्षेत्र होते हैं वो मृदा अपरदन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। भारत के कृषि परिदृश्य में शुष्क क्षेत्रीय कृषि का विशिष्ट स्थान है। वे कृषिगत क्षेत्र जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है शुष्क क्षेत्रीय कृषि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन में 100 दिया था, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हुआ। यहाँ पे क्या लिखा है? 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क क्षेत्रीय कृषि के अंतर्गत आता है। शुष्क कृषि के अंतर्गत मोटे अनाजों के रूप में मक्का, बाजरा जैसी फसलें बोई जाती हैं। शुष्क कृषि क्षेत्र सूखा प्रभावित, निम्न पोषक तत्व एवं मृदा अपरदन जैसी समस्याओं से प्रभावित है। अतः कथन थर्ड सही है, इसलिए विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे के किस किनारे की लंबाई सबसे लंबी है? स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे के किस किनारे की लंबाई सबसे लंबी है? सही आंसर है कोलकाता चेन्नई। कोलकाता तो चेन्नई। स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को 4 से 6 लेन सड़क से जोड़ने वाली परियोजना है जिसकी लंबाई 5,846 किलोमीटर है। इस योजना का शिलान्यास अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में किया और इस पर कार्य 2001 में शुरू हुआ। यह परियोजना 4 भुजाओं में विभक्त है जिसमें कोलकाता चेन्नई भुजा सर्वाधिक लंबी है। दिल्ली से कोलकाता 1453 किलोमीटर, चेन्नई से मुंबई 1290 किलोमीटर, कोलकाता से चेन्नई 1684 किलोमीटर और दिल्ली से मुंबई 1419 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8 है विश्व में फीचर फिल्मों का सबसे बड़ा उत्पादक है? विश्व में फीचर फिल्मों का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही आंसर है इंडिया। विश्व में फीचर फिल्मों का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। 60 मिनट या उससे अधिक के समय की फिल्म को फीचर फिल्म के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है विश्व में जौ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में जौ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर है रूस। जौ की कृषि उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय दोनों ही जलवायु कटिबंधों में की जाती है। जौ का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। जौ उत्पादक देश अवरोही क्रम में इस प्रकार है: रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 10 है ग्रिफिथ टेलर के असहजता के पैमाने को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। 55 डिग्री फ़ारेनहाइट्स -60 डिग्री फ़ारेनहाइट्स का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रिफिथ टेलर के असहजता के पैमाने को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। 55 डिग्री फ़ारेनहाइट्स -60 डिग्री फ़ारेनहाइट्स किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो सही आंसर है बहुत मुश्किल से असुविधाजनक का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत मुश्किल से असुविधाजनक। ग्रिफिथ टेलर ने मानव की शारीरिक क्रियाओं पर तापमान व अपेक्षित आर्द्रता का प्रभाव प्रकट करने के लिए पहली बार ऐसे आलेख बनाए जिन्हें क्लाइमोग्राफ कहा गया। क्लाइमोग्राफ में क्षैतिज अक्ष पर अपेक्षित आर्द्रता तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर आर्द्र बल्ब तापमान को प्रदर्शित किया जाता है। श्वेत आबादी की असुविधा के लिए टेलर ने असहजता के पैमाने को 6 श्रेणियों में प्रदर्शित किया जो इस प्रकार हैं:
40 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट्स बहुत मुश्किल से असुविधाजनक, 45 से 55 आदर्श स्थिति, 55 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट्स बहुत मुश्किल से असुविधाजनक, वेरी रेयरली अनकंफर्टेबल, 60 से 65 कभी कभी असहज, समटाइम्स अनकंफर्टेबल, 65 से 74 डिग्री फ़ारेनहाइट्स अक्सर असहज, ऑफन अनकंफर्टेबल, 70 से ऊपर आमतौर पर असहज, यूजुअली अनकंफर्टेबल। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में डैश को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के केंद्र में गृह मंत्रालय ही बुनियादी मंत्रालय है। भारत में सूखा को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के केंद्र में गृह मंत्रालय ही बुनियादी मंत्रालय है। सूखा के प्रबंधन के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बुनियादी मंत्रालय है। सूखा ऐसी परिस्थिति को कहते हैं जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए। सूखा से कृषि पद्धति, सामाजिक आर्थिक गतिविधियां, मानव विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, महासागरों में लवणता के अक्षांशीय वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महासागरों में लवणता के अक्षांशीय वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर है इसका सी, ना ही 1 ना ही 2, यानी उच्चतम लवणता भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दर्ज की गई है, ये गलत है। और उत्तरी गोलार्ध के महासागरों की लवणता दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक है, ये भी गलत है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्षा अधिक होने के कारण समुद्र के जल में वर्षा के जल के मिश्रण के कारण लवणता की मात्रा कम हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भूमध्य रेखीय जो क्षेत्रों में वहाँ वर्षा अधिक होने के कारण समुद्र के जल में वर्षा के जल के मिश्रण के कारण लवणता की मात्रा कम हो जाती है। साथ ही उच्चतम लवणता उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के निकट पाई जाती है। क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा कम तथा वाष्पीकरण अधिक होता है, अतः कथन 1 गलत है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों के सतही जल की औसत लवणता 34% 100 तथा दक्षिणी गोलार्ध की 35% है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध के महासागरों की लवणता दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में कम है, ना कि ज़्यादा। वहाँ पे गलत दिया हुआ था, तो दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा दिख रहा है 35% और उत्तरी गोलार्ध में 34% लवणता रहती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव विकास सूचकांक HDI मानव विकास के 3 बुनियादी घटकों का एक सम्मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा वह घटक नहीं है? तो जीवन स्तर, ज्ञान, ना ही 1 ना ही 2। सही आंसर है बी। 1990 में यूएनडीपी से जुड़े हुए अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा उनके अन्य सहयोगी ए.के. सैन व सिंगर हंस ने ए.के. सैन माने ए.के. सैन क्या नाम उनका? ए.के. सैन व सिंगर हंस ने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया। एसडीआई के 3 बुनियादी घटकों में शामिल हैं। पहला, दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। दूसरा है शिक्षा, स्कूल के लिए औसत वर्ष, स्कूल के लिए प्रत्याशित वर्ष। तीसरा है जीवन निर्वाह स्तर, क्रय शक्ति समायोजित प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुनामी द्वारा जो अधिकतम क्षैतिज दूरी पहुंचती है उसे डैश कहा जाता है। सुनामी द्वारा जो अधिकतम क्षैतिज दूरी पहुंचती है उसे इनअंडेशन कहा जाता है। सुनामी द्वारा जो अधिकतम क्षैतिज दूरी पहुंचती है उसे इनअंडेशन कहा जाता है। सुनामी के कारण तटीय समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाती है, जिससे तटीय आधारभूत संरचना एवं लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, इनअंडेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेबर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में उद्योग का उपयुक्त स्थान स्थानीय कच्चे माल के स्रोत के निकट होगा? वेबर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में उद्योग का उपयुक्त स्थान स्थानीय कच्चे माल के स्रोत के निकट होगा? सही आंसर इसका बी, केवल 1। यदि किसी उद्योग का भौतिक सूचकांक 1 से अधिक है। यदि किसी उद्योग का भौतिक सूचकांक 1 से अधिक है। वेबर ने 1909 में औद्योगिक अवस्थिति मॉडल का प्रतिपादन किया। वेबर ने 1909 में औद्योगिक अवस्थिति मॉडल का प्रतिपादन किया। यह मॉडल उद्योग की अनुकूलतम अवस्थिति को दर्शाता है, जहां लागत निम्न है। वेबर ने अनुकूलतम अवस्थिति प्राप्त करने के लिए भौतिक सूचकांक का प्रयोग किया। यदि जो भौतिक सूचकांक है उसका मान 1 से अधिक है, जिसे
भार हरांश कहा जाता है। ऐसी स्थिति में उद्योग स्थानीय कच्चे माल के निकट रहेगा, अतः कथन वन सही है। यदि भौतिक सूचकांक का मान 1 से कम है तो उद्योग बाजार के निकट स्थापित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के अनुसार राज्यों का अवरोही क्रम इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के जनसंख्या घनत्वों की गणना की जाती है। पोषण घनत्व को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो किस रूप में व्यक्त किया जाता है? विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार की जनसंख्या घनत्वों की गणना की जाती है। पोषण घनत्व को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? सही आंसर है इसका सी। सी क्या है? कुल जनसंख्या अपॉन कुल खेती योग्य भूमि। कुल जनसंख्या अपॉन कुल खेती योग्य भूमि। पोषक घनत्व को कुल जनसंख्या अपॉन कुल खेती योग्य भूमि के रूप में व्यक्त किया जाता है। पोषण घनत्व की गुणवत्ता और मृदा के खनिज स्तर और मृदा पर आधारित कुल जनसंख्या के सहसंबंध को दर्शाते हैं। हालांकि यह संबंध जटिल है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नदी बहिर्वाह का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? नदी बहिर्वाह का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही आंसर है 1 और 2। नील नदी, भूमध्य सागर, अमेजन नदी, अटलांटिक महासागर। नील नदी, भूमध्य सागर, अमेजन नदी, अटलांटिक महासागर। सिंधु बंगाल की खाड़ी में नहीं, अरब सागर में गिरती है। नील नदी विषुवत के दक्षिण से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है, अतः युग्म 1 सही है। अमेजन एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से निकलकर अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोशी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? कोशी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सही आंसर है गंगा। कोशी नदी गंगा नदी की बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्कियन चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 हिस्से को कवर करती हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्कियन चट्टान का एक प्रकार है? तो आर्कियन चट्टानें जो हैं वह प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 हिस्से को कवर करती हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्कियन चट्टान का एक प्रकार है? तो सही आंसर है 1 और 2 दोनों। बंगाल का नाइस, नीलगिरी नाइस। बंगाल नाइस, नीलगिरी नाइस, सी आंसर है। आर्कियन चट्टानों के अंतर्गत बंगाल नाइस और नीलगिरी नाइस को सम्मिलित किया जाता है। यह दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में राजस्थान तक प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 2/3 क्षेत्र में फैली हुई है। यह चट्टानें कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छोटा नागपुर एवं राजस्थान दक्षिण पूर्वी के लगभग 1.87 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। भाग 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बैंकों को किसी खाते को एनपीए के रूप में तभी वर्गीकृत करना चाहिए जब किसी तिमाही के दौरान देय और प्रभारित ब्याज तिमाही के अंत से डैश के भीतर पूरी तरह से सेवित नहीं होता है। तो सही आंसर है 90 दिन। यही आंसर है ना, 90 दिन होगा ना। ए 90 दिन, ऑप्शन ए में जो दिया है। कहने का ये मतलब है कि अगर बैंकों को किसी खाते को नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में तभी वर्गीकृत करना चाहिए जब किसी तिमाही यानी 3 महीने के दौरान देय यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है और प्रभारित ब्याज दर यानी कि जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 3 महीने से अगर नहीं मिला है तो उसको किस में डाल देना चाहिए? नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंतर्गत। तो तिमाही यानी कि 3 महीना, 3 महीने में कितने दिन होते हैं? 90 दिन ही तो होते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका एक्सप्लेनेशन है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में एनपी यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की पहचान के लिए 31 मार्च 2014 से 90 दिन के मानक को स्वीकार किया गया, जिसके अनुसार यह माना गया है कि जिन सामान्य अग्रिमों के संबंध में एक वर्ष में एक तिमाही या 90 दिन एक ब्याज तथा मूलधन की किस्त का भुगतान नहीं मिला हो तो उसे एनपीए की श्रेणी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजनीतिक पार्टी के प्रकार राजनीतिक पार्टी का नाम का कौन सा युग्म सही है? तो राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है वो पूछा है, तो इसमें स्टार बना हुआ है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखते हैं, भारत में सैद्धांतिक रूप से पंजीकृत राजनीतिक दलों को प्रत्येक हैं तो मान्यता प्राप्त हैं और गैर मान्यता प्राप्त। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल 8 हैं और गैर मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल 61 है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किया जाता है।
आयोग राजनैतिक दलों को 3 श्रेणियों में रखता है: राष्ट्रीय और राज्यीय तथा पंजीकृत दल। वर्तमान में निम्न राष्ट्रीय दल हैं: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। प्रश्नकाल के समय आम आदमी जो पार्टी थी वह राज्य पार्टी थी, वर्तमान में यह राष्ट्रीय पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्थानीय स्व सरकार को सरकार के डैश के स्तर के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया है। स्थानीय स्व सरकार यानी जो स्थानीय स्व शासन है उसको सरकार के तीसरे स्तर के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया है। वर्ष 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र सरकार द्वारा गठित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? केंद्र सरकार द्वारा गठित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? तो सही आंसर है सरकारी आयोग, सी। बढ़ते संघीय तनाव के कारण 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करना और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रामाणिक सिफारिशें प्रदान करना इस आयोग का दायित्व था। इस आयोग ने अक्टूबर 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इसने केंद्र राज्य सुधार के लिए कुल 247 सिफारिशें प्रस्तुत की, जिनमें से 180 सिफारिशें केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा चुकी हैं। अतः विकल्प सी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। जबकि ए के माथुर की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था तथा खोसला आयोग जीडी खोसला के नाम पर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई आयोगों में से एक था। तो खोसला जो आयोग है उनका नाम है जीडी खोसला, जो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी उसकी जांच के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई आयोगों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र को विशेषता डैश होती है। एक अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र यानी कि जिसको इनफॉर्मल क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। सामाजिक सुरक्षा का अभाव। असंगठित क्षेत्र उन व्यवसायों से बना है जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं हैं और सरकार के दिशा निर्देशों और विनियमों का पालन नहीं करते हैं। असंगठित क्षेत्र की विशेषता निम्नलिखित है। इसमें सामाजिक सुरक्षा का अभाव पाया जाता है, खराब संरक्षित और कोई मान्यता नहीं होती है, किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाता है, रोजगार की कोई निश्चित शर्तें नहीं होता है, यादृच्छिक काम के घंटे और कोई निश्चित वेतन नहीं, असंगठित क्षेत्र में भारतीय कानूनों और विनियमों का कोई अनुपालन नहीं। इसका उदाहरण खेतीहर बंधुआ मजदूर, दुकानदारी इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास को सही ढंग से परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास को सही ढंग से परिभाषित करता है? सही आंसर है आउटपुट का आकार प्लस आर्थिक कल्याण। आउटपुट का आकार प्लस आर्थिक कल्याण। आउटपुट का आकार प्लस आर्थिक कल्याण आर्थिक विकास को सही ढंग से परिभाषित करता है। आर्थिक विकास परिमाणात्मक राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन तथा गुणात्मक परिवर्तन के साथ ही जीवन की गुणवत्ता में सुधार जो राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विदेश व्यापार विकास में कई गुना योगदान दे सकता है। विदेश जो व्यापार है वो विकास में कई गुना योगदान दे सकता है। आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह घरेलू कामगार के कल्याण को बढ़ाता है। दूसरा, यह सभी विकासशील देशों में गरीबी को पूरी तरह से कम करने में मदद करता है। सही आंसर है बी। बी ऑप्शन में क्या दिया था 7th का? बी में माने केवल एक, तो यानी कि जो है विदेश व्यापार विकास में कई गुना योगदान दे सकता है, यानी फॉरेन अगर व्यापार फॉरेन ट्रेड किया जाएगा तो ग्रोथ तो होगा। आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह घरेलू कामगारों के कल्याण को बढ़ाता है। तो सिंपल सी बात है, जब फॉरेन ट्रेड करेंगे तो घरेलू कामगारों का कल्याण तो होगा। लेकिन ये जो दूसरा स्टेटमेंट दिया बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। क्या है? यह सभी विकासशील देशों में गरीबी को पूरी तरह से कम करने में मदद करता है। तो हम लोग फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो क्या हमारे देश से पूरी गरीबी हट गई है क्या? नहीं हटी ना। तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत है ये। तो इसका केवल 1 सही है।
एक्सप्लेनेशन है विभिन्न देशों के बीच पाए जाने वाले आर्थिक संबंधों तथा उनके बीच वाली क्रिया प्रतिक्रिया का प्रारंभ बिंदु विदेशी व्यापार है। विदेशी व्यापार विकास में कई गुना योगदान दे सकता है। आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार की भूमिका जो घरेलू कामगारों के कल्याण को बढ़ाता है, यह विकासशील देशों में उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार गरीबी के उन्मूलन में सहायक होता है। आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार की भूमिका जो घरेलू कामगारों के कल्याण को बढ़ाता है, यह विकासशील देशों में उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार गरीबी के उन्मूलन में सहायक होता है, पूरी तरह से नहीं खत्म कर देता। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन रो भारत में संघ राज्य संबंधों के बारे में सही है। रो क्या है, अरे गलत सलत भारत पता नहीं क्या पगले बकलोल की तरह इसमें एकदम छापा हुआ है, बहुत गलती छपी हुई है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में संघ राज्य संबंधों के बारे में सही है, ये क्वेश्चन है। पहला है संघ के पास बाहरी आक्रमण से राज्यों की रक्षा करने की शक्ति है, सही है। संघ के पास राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाने की शक्ति है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। तो संघ के पास बाहरी आक्रमण से राज्यों की रक्षा करने की शक्ति है, ये भी सही है। दूसरा है संघ के पास राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाने की शक्ति, ये भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 उस प्रावधान को संदर्भित करता है जिसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करेगी साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे। अनुच्छेद 355 आपातकालीन प्रावधानों का हिस्सा है जो संविधान के भाग 18 में 18 लिखा ना 18 में शामिल अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक में निहित है। क्वेश्चन नंबर 9 है तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह है बाईसाइकिल। बाईसाइकिल माने साइकिल। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी जिसका गठन 29 मार्च 1982 में किया गया था, इसके संस्थापक एम तारक रामा राव जी हैं तथा वर्तमान अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू हैं। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। आमतौर पर यह पीले रंग की पृष्ठभूमि पर बनाई जाती है। पीला रंग समृद्धि, खुशी और धन की चमक का रंग है। पीला रंग समृद्धि, खुशी और धन की चमक का रंग है। क्वेश्चन नंबर 10 है एक देश की प्रति व्यक्ति आय डैश पर प्राप्त की जाती है। एक देश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त की जाती है। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त की जाती है। प्रति व्यक्ति आय वह आय है जो किसी देश में एक व्यक्ति द्वारा कथित रूप से अर्जित की जाती है। इसकी गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 11 है मुद्रा आपूर्ति के किस माप को मौद्रिक आधार के रूप में जाना जाता है। मुद्रा आपूर्ति के किस माप को मौद्रिक आधार के रूप में जाना जाता है। सही आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 11 ए आंसर है इसका M0। मौद्रिक समुच्चयों पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या के लिए दिसंबर 1997 में रिजर्व बैंक द्वारा गठित वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में मुद्रा पूर्ति के संकलन विधि व विश्लेषण पर जून 1998 में रिपोर्ट दी, जिसमें 4 प्रकार के मौद्रिक समुच्चयों का संकलन किया जो निम्न प्रकार है। M0 को मौद्रिक आधार या रिजर्व मुद्रा, M1 संकीर्ण मुद्रा, M3 विस्तृत मुद्रा है। M0 इक्वल प्रेक्षित मुद्रा जनता में चलन प्लस आरबीआई के पास बैंक का जमा, आरबीआई के पास अन्य जमा। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ा है। सही आंसर है द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम तमिलनाडु राज्य में स्थित एक राजनीतिक दल है, जहां यह वर्तमान में पूर्ण बहुमत वाली सत्तारूढ़ पार्टी है और पुडुचेरी में यह वर्तमान में मुख्य विपक्ष है। इसका निर्माण जस्टिस पार्टी तथा द्रविड़ कड़गम से पेरियार से मतभेद के कारण हुआ था। इसके गठन की घोषणा 1949 में हुई थी। इसका मुख्य मुद्दा सामाजिक समानता रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत में छोटे शहरों के प्रशासन के लिए राज्य सरकार के एक अलग अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय बनाया जाता है। भारत में जो छोटे शहर हैं उनके प्रशासन के लिए राज्य सरकार के एक अलग अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा
शहरी स्थानीय निकाय बनाया जाता है? सही आंसर है टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी भारत में छोटे शहरों के प्रशासन के लिए गठित एक अर्ध नगर पालिका प्राधिकरण है। इसे इसे समिति संख्या में नागरिक कार्य सौंपे जाते हैं, जैसे स्ट्रीट लाइटिंग, जल निकासी, सड़क संरक्षण आदि। टाउन एरिया समितियों की स्थापना राज्य विधायिका द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा की गई थी, अतः विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नैतिक दबाव साख नियंत्रण की एक तकनीक है। किस तरह की तकनीक है? गुणात्मक तकनीक है। ओनली वन, केवल वन। रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले साख नियंत्रण तथा तरलता समायोजन के दो तरीके इस प्रकार हैं: परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक साख और गुणात्मक चयनात्मक साख नियंत्रण। तो परिमाणात्मक में है बैंक दर, खुले बाजार की क्रिया, परिवर्तनीय कोष अनुपात, नकद कोष अनुपात और सांविधिक तरलता अनुपात। गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण में न्यूनतम सीमा निर्धारण, साख मापदंड का निर्धारण, नैतिक दबाव। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर, आगे और है जो मात्रात्मक में है तरलता समायोजन सुविधा, सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्थायी यानी कि स्टेबल, मार्जिनल ऐसे स्टेबिलिटी, कुछ फैसिलिटी ऐसे करके बोलते हैं। फिर है बाजार स्थिरीकरण स्कीम बिल, CBLO। और उसके बाद मात्रा गुणात्मक में है विभेदक ब्याज दर, प्रत्यक्ष कार्यवाही, साख की राशनिंग, साख स्वीकृति योजना, क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, हर 5 साल में डैश एक वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। हर 5 साल में भारत के राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के क्लॉज 1 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर यह पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे हैं एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। परंपरा यह है कि पिछले वित्त आयोग के गठन की तारीख के 5 वर्षों के भीतर अगले वित्त आयोग का गठन हो जाता है, जो एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है, जो 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी दी थी। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020-21 से 25-26 तक होगा। अतः वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को फसल विकास योजना के रूप में डैश में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को फसल विकास योजना के रूप में 2007 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को 2007 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राष्ट्रीय विकास परिषद की कृषि उप समिति की सिफारिश के आधार पर 2007 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक सांविधिक निकाय नहीं है? कौन सा भारत में एक सांविधिक निकाय नहीं है? तो सही आंसर है वित्त आयोग सांविधिक निकाय नहीं है। स्टैट्यूटरी कौन सा एक वित्त सांविधिक निकाय नहीं है? हाँ, स्टैट्यूटरी, सांविधिक को कहते हैं स्टैट्यूटरी निकाय। तो स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी नहीं है? वित्त आयोग स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग एक मतलब ऐसे बनी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। संवैधानिक निकाय भारत में महत्वपूर्ण निकाय है जो भारतीय संविधान से अपनी शक्तियों और अधिकार प्राप्त करते हैं। उनका संविधान में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इन निकायों के तंत्र में किसी भी बदलाव के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। वित्त आयोग, UPSC, चुनाव आयोग, CAG, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग आदि निकाय संवैधानिक निकाय हैं, जबकि योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक सदन नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक सदन नहीं है? तो सिक्किम में नहीं है, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश में है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल की संरचना, गठन, कार्यालय, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार और शक्तियों आदि का प्रावधान है। अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और एक या दो सदनों से मिलकर बनेगा। जहां विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहां एक का नाम विधान परिषद उच्च सदन है, जबकि दूसरे का नाम विधानसभा निम्न सदन है। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जो इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। अतः सिक्किम में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का साधन नहीं है? कौन सा मुद्रा बाजार का साधन नहीं है? वाणिज्यिक पत्र है, जमा प्रमाण पत्र है, बंध पत्र है, लेकिन ट्रेजरी बिल मुद्रा बाजार का साधन नहीं है। अल्पकालिक तिथित अल्पकालिक तिथित प्रतिभूति को ट्रेजरी बिल कहते हैं, जिनके आधार पर सरकार बाजार से उधार प्राप्त करती है। ट्रेजरी बिल पूंजी बाजार से संबंधित है, जबकि वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, बंध पत्र मुद्रा बाजार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के पूर्व आपदा चरण को पीएसपी चरण के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से चरणों का कौन सा संयोजन सही है? तो आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के पूर्व आपदा चरण को पीएसपी चरण के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन और प्रिवेंशन। आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के पूर्व आपदा चरण को पीएसपी चरण के रूप में भी जाना जाता है। मोटे तौर पर आपदा प्रबंधन चक्र में 6 चरण अर्थात रोकथाम, समन, न्यूनीकरण, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण होते हैं। पीएचपी का अर्थ है तैयारी, न्यूनीकरण, रोकथाम, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, प्रिवेंशन। भाग 5 है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है 35 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है और भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति को निम्न अर्हताओं को पूरा करना आवश्यक है। पहला है, इसका में पहली कंडीशन है, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी पंचायती राज संस्था का समान अधिकारी है? तो सही आंसर है प्रखंड विकास अधिकारी। प्रखंड विकास अधिकारी पंचायती राज संस्थान का समान अधिकारी होता है। बीडीओ अधिकारी वह होता है जो लोगों के सार्वजनिक विकास से संबंधित सभी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करता है और अपने क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारियों को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है डी, 1 और 2 दोनों सही है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। दूसरा है, महान्यायवादी का पारिश्रमिक राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। संविधान में अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। वह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। उसे भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेपाल और बोलीविया के राजनीतिक संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर है सी, केवल वन क्या है? नेपाल में आंदोलन लोकतंत्र की स्थापना के लिए था, जबकि बोलीविया में संघर्ष में एक निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार पर दावे शामिल थे। नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को स्थापित करना था, जबकि बोलीविया के जन संघर्ष में एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य किया गया। बोलीविया का जन संघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल में चले आंदोलन ने यह तय किया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी। ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे, लेकिन इनके प्रभाव के स्तर अलग अलग थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, माओवादी पीपल्स वार नेपाल में डैश में शुरू की गई थी। माओवादी पीपल्स वार नेपाल में 1996 में शुरू की गई थी। नेपाली गृह युद्ध एक लंबा सशस्त्र संघर्ष था जो 1996 से 2006 तक नेपाल के पूर्व साम्राज्य में हुआ था। इसने पूरे देश में नेपाली शाही सरकार और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के बीच लड़ाई देखी। युद्ध निर्णायक कारक था, जिसके कारण 2008 में नेपाली साम्राज्य का पतन हुआ और बाद में नेपाल के वर्तमान संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। संघर्ष ने अधिकांश ग्रामीण विकास गतिविधियों को बाधित कर दिया। क्रांति के परिणामस्वरूप नेपाल में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, अतः विकल्प 1996 सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की संविधान सभा ने सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अपने कार्य को विभिन्न समितियों में बांट दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी समिति अपने
संबंधित अध्यक्ष के साथ सही सुमिलित है। तो यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू की सही है। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद की, ये भी सही है। संघ शक्ति समिति भी जवाहरलाल नेहरू की है। यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल गलत दिया हुआ है। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया था। इनमें से 8 समितियां थी। 8 बड़ी समितियां थी, अन्य छोटी थी। कुछ बड़ी समितियां तथा इनके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू की। संघीय संविधान समिति, वो भी जवाहरलाल नेहरू की। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल की। प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर की। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। 7 उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां करते हैं। उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायमूर्ति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायमूर्ति करते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है तथा संविधान के तहत भारत गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख और मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसमें अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं तथा इसके पास मूल और सलाहकार क्षेत्राधिकार के रूप में व्यापक शक्तियां होती हैं। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न अधिकारियों और उनके सेवकों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची कुछ राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान प्रदान करती है। निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख उस सूची में नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश का नहीं है, मिजोरम, असम, मेघालय का है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई है। ये स्वायत्त जिला परिषद आदिवासी संस्कृति की रक्षा और उसके संरक्षण की परिकल्पना करते हैं। अतः अरुणाचल प्रदेश संविधान की 6ठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित राज्यों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सही सुमेलित है? अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पदावधि सही है। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं, ये गलत है। इसमें अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। और अनुच्छेद 67 भारत के उपराष्ट्रपति, ये भी गलत है। 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि है। दिए गए अनुच्छेद और संबंधित प्रावधान सही हैं। अनुच्छेद 56 जो है वो राष्ट्रपति के पद की अवधि, बस यही सही था। 60 जो दिया है संविधान का अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। और 67 जो है अनुच्छेद वो उपराष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 तीनों सही है। भारत में लोकतंत्र के प्रावधानों ने भारत सरकार अधिनियम 1909 में अपना स्थान पाया। तो भारत में जो लोकतंत्र के प्रावधान है वो भारत सरकार अधिनियम 1909 में अपना स्थान पाया। दूसरा, भारत ने सरकार के संसदीय स्वरूप को चुना। भारत ने सरकार के संसदीय स्वरूप को चुना। तीसरा, भारत में ग्राम स्तर की सरकार गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। भारत में जो ग्राम स्तर की सरकार है वो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तीनों स्टेटमेंट सही है। भारत में लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित तीनों कथन सत्य हैं। पहला, भारत में लोकतंत्र प्रावधानों ने भारत सरकार अधिनियम 1909 में अपना स्थान पाया क्योंकि इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। इसके दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। दूसरा है, भारत ने सरकार के संसदीय रूप को चुना जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के ग्राम स्तर की सरकार गांधीवादी आदर्श राम राज्य एवं स्थानीय स्वशासन पर आधारित है। अतः उपरोक्त तीनों विकल्प सत्य हैं। तो भारत के जो ग्राम स्तर की सरकार है वो गांधीवादी आदर्श राम राज्य एवं स्थानीय स्वशासन पर आधारित है। और भारत ने सरकार के संसदीय स्वरूप को चुना है क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।